अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ दीना हबीब। आज जो है बहुत से स्टूडेंट कह रहे थे कि एमसीक्यूज़ का टेस्ट लें आप और या एमसीक्यूज़ समझाएं वीडियोस में। यही आज मैं अनीस हुसैन के जो है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर 2 जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो कि एनएम डिकेड के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज जो है मैं उसके जो है एमसीक्यू डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक है, ये जो है अनीस हुसैन के जो कोचिंग के नोट्स हैं, एमसीक्यू नोट्स जो है उससे मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। ये फर्स्ट एमसीक्यूज़ है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों को उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, क्योंकि इंशाल्लाह अब से मैं इस पर एमसीक्यूज़ बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ बेस जो है मैं रोज़ाना क्लास लिया करूँगी। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। ठीक है, अपने कॉलेज के ग्रुप में, कोचिंग के ग्रुप और भी बहुत से ग्रुप्स होते हैं, सब में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल का हिस्सा बन सके और इससे जो है मुस्तफ़ीद हो सके। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जो है हमारा एमसीक्यूज़ बेस है आज। नंबर 1 एमसीक्यूज़, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। ये बाकायदा बुक की लाइन है। क्या है, बिल्कुल बुक में ये इसी तरह से लिखा हुआ है कि मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर इज़ सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज के बारे में, सेलुलोज जो है ना बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, ये आपको मिलेगा लिपिड में जो सेलुलोज का छोटा सा टॉपिक होगा तो उसमें आपको ये सॉरी लिपिड में नहीं, कार्बोहाइड्रेट में मिलेगा। ठीक है, ये उसमें आपको मिल जाएगा। और फिर आप जो है उसमें यही लाइन लिखी हुई है कि मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर इज़ सेलुलोज। ठीक है, ये बुक जिसने वर्ड टू वर्ड रीड की होगी, और मैं अपने इस चैनल पे भी वीडियो अपलोड करती हूँ। ठीक है, मैं वर्ड टू वर्ड ही समझाती हूँ, तो जिसने ये समझा होगा, अभी तो फ़िलहाल मैं नहीं आई इस पर, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं वो। ठीक है, ये पूरी लाइन बुक की लिखी हुई है। इस वजह से मैं कहती हूँ कि ये चैनल आपके लिए बहुत ही अच्छा चैनल है, क्योंकि मैं बुक की लाइन वर्ड टू वर्ड समझाती हूँ, बताती हूँ कि ये एमसीक्यूज़ आ सकता है। अगर मैं ये टॉपिक पढ़ाती तो मैं बोलती कि ये एमसीक्यूज़ में आ चुका है और आ सकता है। देखो ये आपके सामने ही लिखी हुई है बुक की लाइन। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? नंबर 1 है सक्रोज, माल्टोज, स्टार्च, सेलुलोज। नहीं, मैंने जैसे बताया कि बुक की लाइन है, बिल्कुल सेलुलोज जो है करेक्ट ऑप्शन है। आपने टिक किस पर करना है? सेलुलोज पर। ठीक है, ये बहुत ही आम एमसीक्यूज़ है, बहुत ही कॉमन है। इसमें ये आपकी बुक की लाइन है, इसमें तो आप कभी भी इसको गलत नहीं कर सकते। ठीक है, वरना ये आपकी बेवकूफ़ी होगी, या आपने बुक पढ़ी है लेकिन आपको समझ नहीं आई। ठीक है, अब नंबर 2 एमसीक्यूज़ है। द मोस्ट कॉमन मोनोमर, जो मोस्ट कॉमन मोनोमर जो है ऑफ कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, इज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ। अब ये भी बुक की लाइन है कि द मोस्ट कॉमन मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ अ मॉलिक्यूल। वो कौन सा है? मोस्ट कॉमन मोनोमर जो है कार्बोहाइड्रेट का। आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है एक पॉलीमर है। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बनता है? बहुत से स्मॉल यूनिट्स से मिलकर बनता है। स्मॉल यूनिट्स को क्या कहते हैं? मोनोमर्स कहते हैं। और उन मोनोमर्स कौन से होते हैं जिनसे कार्बोहाइड्रेट बनता है? तो वो होते हैं ग्लूकोज। बहुत से ग्लूकोज स्मॉल यूनिट्स के तौर पर हम लेते हैं, जिसे हम मोनोमर्स कहते हैं। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ग्लूकोज है, कि द मोस्ट कॉमन मोनोमर जो है ऑफ कार्बोहाइड्रेट का इज़ अ मॉलिक्यूल में, तो वो क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है, ये भी बाकायदा बुक की ही लाइन है। ठीक है, आगे जो है नंबर 3 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीसेक्राइड। अब देखेंगे तो बहुत ही इजी है कि इसमें से कौन सा जो है क्या है? पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड मैंने बताया, जैसे कि प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, लिपिड्स हो गए, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड हो गए, ये सब पॉलीसेक्राइड है। ये मोनोमर से मिलकर बने हैं। जैसे कि मैंने प्रोटीन का बताया था कि प्रोटीन जो है प्रोटीन के मोनोमर्स कौन से हैं? अमाइनो एसिड। बहुत से अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट का सेकंड एमसीक्यूज इसी पर था कि कार्बोहाइड्रेट जो एक पॉलीसेकेराइड है और इसे कौन से मोनोमर से मिलकर बना है? ग्लूकोज से। ठीक है, इस तरह से लिपिड जो होते हैं वो ग्लाइसरोल वगैरह उनसे मिलकर बना होता है, और न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इनसे। ठीक है, इनके मोनोमर्स हैं। यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीसेक्राइड। अब इसमें से पॉलीसेक्राइड क्या है? ग्लूकोज सबसे पहला ऑप्शन। अब आप सोचेंगे ग्लूकोज तो मोनोमर है, क्योंकि ग्लूकोज मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट एक पॉलीसेक्राइड है। ये तो अनकरेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। और बी देखें, ग्लाइकोजन।
अब ये ग्लाइकोजन आ गए ना। अब आप सोच रहे हैं कि ये ग्लाइकोजन, या फर्स्ट ईयर बायोलॉजी ग्लाइकोजन के बारे में इतना 9 में भी पढ़ा होगा। ठीक है, अब आप कहते हैं कि मैं पहले सी देखें, माल्टोस और डी लैक्टोस। नहीं, आपको माल्टोस लैक्टोस भी नहीं लग रहा, ग्लाइकोजन पे आपको वो रहा, क्योंकि ग्लाइकोजन जो है ये क्या है, ये क्या है, एक पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, ग्लाइकोजन जब हम खाना खाते हैं, जहाँ पे हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है वो यूज़ हो जाती है, मतलब खाने में जो ग्लूकोज वगैरह होते हैं वो सब यूज़, लेकिन अगर बॉडी को ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा है, तो वो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होती है, ग्लाइकोजन में। और कहाँ पे ये होता है, ये लिवर में होता है ये काम। और फिर वो ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर होती है हमारे लिवर में, और जब भी हम मतलब हम खाना नहीं खा रहे या हमारे जिस्म में कमी है ग्लूकोज की, तो ये ग्लाइकोजन टूट कर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और फिर हम जहाँ पे ग्लूकोज की नीड होती है वहाँ पे यूज़ हो जाती है। सो इस तरह से ग्लाइकोजन इज़ अ पॉलीसेक्राइड, क्योंकि ग्लाइकोजन किससे मिलकर बना है, बहुत से ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। ठीक है, बहुत से ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलकर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होते हैं इन दी लिवर। ठीक है, सो पॉलीसेक्राइड कौन सा हुआ, ग्लाइकोजन हुआ। मेरी ये बात याद रखेगा। ठीक है, और जिन में ये अमल नहीं होता कि बहुत से ग्लूकोज मिलकर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जब बॉडी को बहुत ज़्यादा हमने ग्लूकोज ले लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो वो ग्लूकोज ज़्यादा लेने पर क्या होगा, ये जो पेनक्रियास से इंसुलिन जो है एक हार्मोन, वो वहाँ से रिलीज़ होगा और ग्लूकोज को पकड़ पकड़ के एक जगह जमा करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। और अगर हमारे इंसुलिन सही से रिलीज़ नहीं हो रही, तो ग्लूकोज की मकदार क्या होगी, जिससे में बढ़ेगी, तो हमें डायबिटीज़ हो जाएगी। ठीक है, अल्लाह ना करे, पर ये मैं आपको बता रही हूँ, डायबिटीज़ इस वजह से हो जाती है क्योंकि इंसुलिन रिलीज़ नहीं होती और ग्लूकोज की मकदार जिसमें बढ़ती रहती है। सो डायबिटीज़ मीन शुगर हो जाती है बंदे को। ठीक है, सो अल्लाह ताला ने देखे हैं इतना बड़ा निज़ाम, वो इंसुलिन हमारे अंदर रिलीज़ हो रही है, वो ग्लूकोज कन्वर्ट, बहुत सारे ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज मोनोमर के तौर पर काम कर रहा है और ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो है, बहुत सारे मिलकर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट, इन ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर वो ग्लाइकोजन लिवर में स्टोर हुआ होता है, और जब भी नीड होती है फिर ग्लाइकोजन टूट कर बाहर आता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज में पहले टूटता है, कन्वर्ट होता है, फिर वो ग्लूकोज जहाँ भी बॉडी की नीड होती है वहाँ जाता है। और ये काम भी एक दूसरा हार्मोन करता है, ये करता है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन ग्लाइकोजन को तोड़ता है और फिर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये दोनों काम एक साथ नहीं होते। कभी बंदे में ग्लूकोज की मकदार ज़्यादा है तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर लिवर में स्टोर हो रही है। कभी जो है, जैसे हमारे रोज़े होते हैं, तो आपने कभी हम कैसे पूरा दिन गुजार लेते हैं, तो पूरा दिन जो हमने अफ्तारी में जो खाया होता है, या फिर हमने जो सहरी में खाते हैं, तो वो स्टोर होता है ना ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज की फॉर्म में। ठीक, ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज सब जो है मिलकर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होते हैं, फिर इन द लिवर में जो है स्टोर होते हैं। तो वो पूरा दिन जो है वही ग्लाइकोजन जो है टूट कर ग्लूकोज की फॉर्म में बाहर आती है, और जिसम जो है हमारा जिसम नॉर्मल जैसे काम करता था वैसे काम सर अंजाम देता है। तो ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। सब मैंने बहुत डिटेल में MCQs बता दी और बार बार एक बात को बता दी गई। तो ये आदत बहुत बुरी है मेरी, मैं चाहती हूँ कि बंदे को सही से समझ आ जाए और मैं बार बार एक बात को रिपीट करती हूँ। ठीक है, सो ये नंबर 4 MCQ देख लेते हैं। ऑन हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस पर। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस में बताया था, लाइसिस होती है ब्रेक डाउन, और हाइड्रो मीन वाटर। ठीक है, वाटर की ब्रेक डाउन, ट्राइग्लाइसराइड ईयर्स इन ट्राइग्लाइसराइड। अब इसमें कह रहे हैं कि अगर हम ट्राइग्लाइसराइड को क्या करें, हाइड्रोलाइसिस करवाएं उसकी। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, ट्राइग्लाइसराइड की। अगर ट्राइग्लाइसराइड जो है वो किससे मिलकर बना होता है, ये आपने लिपिड के पोर्शन में पढ़ा होगा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में, अगर आपने कोचिंग या बुक की रीडिंग की होगी। तो ट्राइग्लाइसराइड बनता है ग्लाइसरोल से और 3 फैटी एसिड से मिलकर ट्राइग्लाइसराइड बनता है। ठीक है, सो ये कह रहे हैं अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे ट्राइग्लाइसराइड में, हम ब्रेक डाउन कराएंगे ट्राइग्लाइसराइड को, तो क्या मिलेगा, जिससे मिलकर बनेगा उसमें टूट जाएगा, एक ग्लाइसरोल 3 फैटी एसिड में टूट कर आ जाएगा। तो जैसे कि अब इसमें ऑप्शन है फैटी एसिड 3 ग्लाइसोल, बी ऑप्शन बिल्कुल अनकरेक्ट है। सी देखें, ग्लूकोज एंड 3 फैटी एसिड, ग्लूकोज तो नहीं ग्लाइसरोल होता है, तो ये भी अनकरेक्ट है। डी देखें, माल्टोज कहाँ से आ गया है, तो ये तो है ही नहीं। अब देखें ए सही है, ग्लाइसरोल एक ग्लाइसरोल होता है और 3 फैटी एसिड होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, 4 का ए है। ठीक है, सो आगे जाते हैं हम। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्या है, नंबर ए, जो ए ऑप्शन है वो क्या है, डाइग्लाइसराइड नहीं, सैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं, तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं,
तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक स्टेरॉयड है, ये भी आपने पढ़ा होगा। स्टेरॉयड है कोलेस्ट्रॉल, इज द एक कोलेस्ट्रॉल जो है एक स्टेरॉयड है, ये भी आपने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में, ये बुक की लाइन है। सो इसमें तो इतना कुछ समझाने की बात नहीं है कि अब मैं आपको, ये तो आप खुद बोलते हैं कि टीचर हम जो है बायोलॉजी में आती हैं, अब केमिस्ट्री अपलोड करें। सो मैंने कहा केमिस्ट्री के मैं लेक्चर अपलोड कर दिया करूँगी, बायोलॉजी के मैं एमसीक्यूज़ बेस्ड लेक्चर अब आपको दूंगी, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि हम बायोलॉजी जो है पढ़ रहे हैं, आप केमिस्ट्री कराएं, तो अब से मैं बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ कराऊंगी। सो ये तो आपको पता होगा अगर आपने बुक रीड की होगी, क्योंकि अभी तक तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँची, स्टार्ट ही लिया है मैंने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का, ठीक है। अब ये देखें नंबर 6, सिल्क इज़ केमिकली, सिल्क जो है इस केमिकली क्या है? लिपिड है, वैक्स है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको इसको समझा देती हूँ। सिल्क जो है ये प्रोटीन, केमिकली जो है एक प्रोटीन से, ये सिल्क जो है ना नेचुरली एक प्रोटीन फाइबर है, ये बात याद रख ले। सिल्क इज़ अ नेचुरली प्रोटीन फाइबर, ठीक है। और ये जो प्रोटीन फाइबर है ना, ये किससे बने होते हैं? ये एक फिब्रोइन नाम के उससे बने होते हैं, ठीक है, केमिकल से बने होते हैं, ठीक है। सो ये बात याद रख लें, सिल्क इज़ अ नेचुरली प्रोटीन फाइबर, ये बात याद रख लें। तो आपको, आप जब भी एमसीक्यूज अगर आ जाएगा तो आप सी पर टिक करेंगे कि सिल्क इस केमिकली क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। और प्रोटीन फाइबर किससे मिलकर बने होते हैं? फिब्रोइन से। ये तो बहुत ही मतलब एडवांस बातों की भी आप याद रख लें कि सिल्क फाइबर इज़ प्रोड्यूस बाय फिब्रोइन, ठीक है। अच्छा, अब ये खेलें कि द बॉन्ड नंबर 7 हम सीक्यूज के, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन नाइट्रोजन इज़ नोन एज, जो बॉन्ड होता है ना किसके दरमियान? कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान, ठीक है, इज़ नोन एज, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। नंबर बी ग्लाइकोसाइडिक, नंबर सी पेप्टाइड, और डी नन ऑफ दी। तो कौन सा बॉन्ड होता है जो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान होता है? वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। ये भी आपको पता होगा, बेसिक सी बात है। जो बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। और पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ होता है? ये अमाइनो एसिड, जब बहुत सारे अमाइनो एसिड कैसे जुड़ेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए जुड़ते हैं। एक अमाइनो एसिड दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए जुड़ता है, इस तरह से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से बहुत से पेप्टाइड बॉन्ड जब होते हैं तो हम उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। पॉली मीन मैनी, ठीक है। सो ये जो है प्रोटीन की तैयारी में जो बॉन्ड होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। तो कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। ये आपको पता है, बेसिक बात है। अगर आप इन बेसिक बातों में भी गलती करने लग जाएंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, नंबर 8 देखें, इन लिविंग सेल्स में मीन जानदार के सेल में प्रोटीन है। जो प्रोटीन है वो क्या है? ये जो प्रोटीन है ना, जो मैंने प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन की 4 टाइप्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। सो ये प्रोटीन जो है ये क्या है? लिविंग सेल में प्रोटीन क्या क्या किरदार अदा करता है, क्या रोल है उसका? तो जो ऑप्शन ए है द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ठीक है। या बी द लीस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक, या सी द सेकंड मोस्ट अबंडेंट, डी द थर्ड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कौन सा होगा? देखें, प्रोटीन हमारा जो पूरा जिस्म है वो किससे मिलकर बना है? प्रोटीन इन नेचर है, ठीक है। हमारे अंदर जो एंजाइम्स हैं, सही है, वो भी प्रोटीन इन नेचर है, ठीक है। हार्मोन, ये सब जो है प्रोटीन इन नेचर है, ठीक है। सो प्रोटीन फिर क्या हुआ? मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। नो, लीस्ट गलत है, सेकंड मोस्ट, थर्ड मोस्ट, ये सब रॉन्ग ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी बाकायदा बुक की ही लाइन है। फिर भी मैंने आपको एग्जाम्पल से बता दिया कि हमारी हमारी जो बॉडी है वो प्रोटीन इन नेचर है कि एंजाइम्स वगैरह सब प्रोटीन इन नेचर है, इन प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, प्रोटीन इन नेचर है, ठीक है। तो फिर भी मैंने आपको बता दिया, इस तरह से आपको याद रहेगा कि प्रोटीन इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, डन। ओके, अब जो है 9 जो है आपको यहाँ मिलेगा। मैं ज़रा मोबाइल को फिक्स कर दूँ जी, अब ठीक है। 9 है द कैटेलाइज बायोलॉजिकल रिएक्शन, जो कैटेलाइज बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम। ये जो ये कह रहे हैं कि
एंजाइम के बारे में बात हो रही है कि ये कैटालाइज करते हैं किसको, बायोलॉजिकल रिएक्शन है। हमारे अंदर जो रिएक्शंस होते हैं ना, उसे बायोलॉजिकल रिएक्शन कहते हैं। इन द फॉर्म ऑफ किसकी फॉर्म में वो कैटालाइज होते हैं, एंजाइम की फॉर्म में। मतलब एंजाइम जो है ये बायोलॉजिकल मतलब ये बायोलॉजिकल कैटालाइजेशन में किरदार अदा करता है एंजाइम ही की वजह से। जैसे हम कोई रिएक्शन केमिस्ट्री में करते हैं ना, तो हम कैटलिस्ट डालते हैं। तो ये एंजाइम जो है ये भी एज ए कैटलिस्ट ही तौर के तौर काम करता है। एंजाइम के चैप्टर में आपने अगर कोचिंग में या आपने खुद बुक की रीडिंग की होगी तो आपने पढ़ा होगा, एंजाइम इज़ अ प्रोटीन इन नेचर। ठीक है, तो वही कह रहे हैं इनका जो मकसद है पूछने का कि दे कैटलाइज बायोलॉजिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम, कि ये कैटलाइज करते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शन को इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम। एंजाइम जो है कैटलाइज करते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शन है। अब ये किस फॉर्म में होते हैं, इन द फॉर्म यानी किस फॉर्म में होते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में होते हैं, सक्रोज की, या प्रोटीन, या टर्पिनॉइड्स। तो अभी मैंने 8 MCQs में यही बात बताई थी, एंजाइम भी प्रोटीन इन नेचर है। ये बात बताई थी या नहीं, बताई थी ना। तो जिसने वो बात नोट की होगी उसने डायरेक्ट सी ऑप्शन का बताया होगा, प्रोटीन इन नेचर। ठीक है, सो प्रोटीन इन नेचर होता है। वो कह रहे हैं कि वो कैटलाइज करता है बायोलॉजिकल रिएक्शन, और किस फॉर्म में होता है वो, तो वो किस फॉर्म में होता है, वो प्रोटीन की फॉर्म में होता है, प्रोटीन इन नेचर होता है। ठीक है, सो आज जो है वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, तो 9 MCQs ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं मज़ीद जो है कंटिन्यू करवाऊँगी। और जैसे मैं MCQs पूछती हूँ तो आप लोग MCQs जब ये वीडियो जो भी देखे तो वो MCQs का नंबर और उसका आंसर लिख के कमेंट करे हर MCQs का। ठीक है, आप इस तरह दें जैसे कि आपका टेस्ट है। ठीक है, सो अभी अज़ानें भी होने वाली है और मैं वीडियो को बस स्टॉप कर रही हूँ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और सो प्लीज़ मैं आप लोगों से दोबारा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। तकरीबन 61 फ़िज़िक्स की वीडियो इतने लोगों ने देख ली, 61 व्यूज़ आ गए, लेकिन लाइक करने वाले सिर्फ 12 हैं। ये कैसे, आप लोग कैसे कर देते हैं इतना? प्लीज़ लाइक तो कर दिया करें, इतना तो बनता है ना मेरा। सो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ, रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, अब तो मैं MCQs बेस भी इंशाल्लाह इस तरह से क्लासेस लूँगी। सो हाँ, कुछ बच्चे हैं जो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करते हैं, लेकिन जो नहीं करते प्लीज़ मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें, ज़रूर लाइक का बटन प्रेस कर दिया करें। कुछ जैसे आप स्टार्ट करते हैं ना, वीडियो को खोलते हैं, नोटिफिकेशन आती है आपके पास, फ़ौरन लाइक का बटन प्रेस कर दें, क्योंकि बाद में इंसान ये भूल जाता है। ठीक है, सो मैं जो है इसको एंड करती हूँ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे लेंगे, आगे MCQs करेंगे। ठीक है, सो अल्लाह हाफ़िज़।